जो एनसीईआरटी है ना, जैसे मैं काम अभी आपके जो नोट्स में आपके तैयार भी करवा रहा हूँ, वो मैं इसमें से तैयार करवा रहा हूँ। ये बुक कवर है, आप देख नहीं पा रहे होंगे। ये बायोलॉजी की बुक है, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। तो लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर ये बेस्ट राइटर्स हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी बेस्ट राइटर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं ये। बहुत अच्छा इनका है, और लगभग लगभग जितनी मेरी उम्र है तब से तो मैं देखता ही आ रहा हूँ इनकी बुक्स। तो आप ये देख लीजिए कि मैं इसमें से करा रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करे कोई भी बच्चा। और मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस्ड एक टीचर है, उनसे ये फीडबैक मिला है कि जैसे हम एनसीईआरटी की जो हमारी बुक होती है ना, साइंस की, तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ना ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस बने रहते हैं चैप्टर के बीच में। तो उसमें थिंग्स टू रिमेम्बर है ना, और उसमें लिखा रहता है व्हाट टू डू। तो इस तरीके के कुछ जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को मत छोड़िएगा आप, उन एक्टिविटीज को जरूर आप पढ़ना। और मैं भी ये स्टार्ट करने वाला हूँ, 2-3 दिन रुक जाइए, मैं भी ये स्टार्ट करने वाला हूँ कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें एनसीईआरटी की कोई एक्टिविटी मिस ना हो जाए, वो एक्टिविटी भी हम देखेंगे। और उसके अलावा हम नई अप्रोच पकड़ेंगे अब कि हमें एमसीक्यू की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो कुछ एमसीक्यूज मैं भी ढूंढूंगा। एमसीक्यूज अगर आपको स्कूल से कोई शीट मिले तो आप भी डिस्कस करना, मेरे साथ देना, शेयर करना, बल्कि ग्रुप पर डाल देना, ताकि बाकी बच्चों को भी उससे बेनिफिट हो। तो जितना ज्यादा हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको ये पता चल पाएगा कि हमारी तैयारी कैसी हो रखी है। ठीक है, क्योंकि जो भी इधर उधर अलग अलग स्कूल्स में जो भी शीट्स शेयर करी जाती हैं, वो टीचर्स आपस में भी शीट्स शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो भी हम नई अप्रोच लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको वो अप्रोच लेकर चलनी ही पड़ेगी इस साल। टर्म 1 और टर्म 2, तो टर्म 1 में तो कंपलसरीली कर ही दिया गया है कि आपके एमसीक्यू ही आएंगे। तो वो हम वो वाली अप्रोच भी लेकर चलेंगे। और साइंस में हमें एक्टिविटीज जरूर करनी है हर चैप्टर की। हाँ, देखिए अभी तक तो ये बोला गया है कि ऑफलाइन होंगे, और ऑफलाइन में भी इस तरीके से होता है कि जैसे ना ओएमआर शीट के बारे में जिनको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओएमआर शीट, ओएमआर stands for, this is for optical, this is for magnetic, and this is for reading, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडिंग। ठीक है, तो ये ओएमआर की ना मशीन होती है जिसके अंदर शीट डाल दी जाती है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा कि किस वाले बबल पर आपने फिलअप कर रखा है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे एक लंबा सा बॉक्स बना रहता है ऐसे, और इसमें ऐसे लिखा रहता है ए बी सी, देख लेना, ए बी सी और डी। तो जो भी आप पहले पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर 40 पेजेस की एक शीट मिलेगी। ठीक है, जो पहले सबमिट कर दी जाती थी अब वो सबमिट नहीं होगी। तो 40 पेजेस की जो शीट होगी, वो 40 पेजेस की शीट यहाँ पर होगी। 40 पेजेस की एक शीट होती है, मतलब प्लेन शीट्स, 40 पेज होते हैं उसमें। आंसर शीट, आंसर शीट पता है? अरे आंसर शीट पता है, जिस पर लिखते हैं पेपर में जो मिलती है, वो मिलेगी। अरे उस पर आप सॉल्व करोगे या हवा में ही कर लोगे मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व? सॉल्व तो करोगे ना, या आगे पीछे देखकर ही करना है? ये लो, ये ऐसे बन रहा है जैसे इसको कुछ पता ना हो, है ना। चलिए, तो हमने क्या करा कि जैसे क्वेश्चंस हमको मिले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए हमने सॉल्व करा, और सॉल्व करके हम देखते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको बी को फिलअप कर देना है, आपको बी को फिलअप कर देना है। तो ऐसा एक फाइनल शीट होगी, तो हर बच्चा बस वो शीट अपनी डिपॉजिट कर करके जाएगा। तो दिस इज द केस व्हेन एग्जाम्स विल बी इन ऑफलाइन मोड, अगर ऑफलाइन मोड में होते हैं। और ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स तभी होंगे जब नवंबर तक किसी तरीके की कोई थर्ड वेव नहीं आएगी, तब तो ऑफलाइन। अगर नवंबर में लॉकडाउन लग गया तो एग्जाम आपके ऑनलाइन मोड में होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए आपको चाइना के प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब एक नया वायरस आप फिर से बना दो, ताकि सब लोग घर के अंदर बंद हो जाएं। खैर ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। तो हम आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन नोट करिए, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। हाँ, क्वेश्चन है, पॉइंट नहीं है।
द xylem in plants are responsible for the xylem in plants are responsible for responsible for अब इसमें चार ऑप्शंस हैं, जैसा कि एमसीक्यूज में आता है। चार ऑप्शन: ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, और ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बता दीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, कोई भी बच्चा बताए, कोई भी बच्चा बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हाँ, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा बताइए। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक। तो इसमें आप ये देखिएगा कि या तो हमें कोई भी चीज आती है या नहीं आती है। लकड़ी वाला बंद कर, कोई भी चीज या तो हमें आती है या फिर नहीं आती है। हमने देखा कि जाइलम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जाइलम में ये होता है, ठीक। अब इसमें मिनरल्स वाला तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो गया। वो अगर फ्लोएम की बात करते तो फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। वो अदर सब्सटेंसेस क्या है, ये बताइए। हॉर्मोन्स। हाँ, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस में क्या आ जाता है, हॉर्मोन्स आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने अगर ढंग से थॉरोली चैप्टर को पढ़ रखा है तो हम एमसीक्यू हमको करने में ना हमको टाइम लगेगा ही नहीं, बहुत कम टाइम में अगर हमने पूरा चैप्टर लर्न कर रखा है तो हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आते आते हमारा जो ये प्लांट वाला पोर्शन है, प्लांट वाला पोर्शन तो फिनिश हो जाता है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, जो हमको पढ़ना बेहद जरूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में प्रोटीन हो गया, वाइटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए और मिनरल्स हो गए, इनफैक्ट ऑक्सीजन हो गई, तो इन सबका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है बताएंगे। जो बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और इन सब चीजों को कैरी करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, ब्लड, ठीक है। कभी भी आप देखेंगे, आपको आपको ये पता है ना कि जब भी हमें हीमोग्लोबिन चेक कराना है, हमारी बॉडी में आयरन कितना, आयरन इज ऑल्सो मिनरल, आयरन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर लोहा घुसा हुआ है, ठीक है। हाँ, आयरन भी एक मिनरल है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के अंदर कोई लोहा है। तो आयरन हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, और आपका जो है क्रिएटिनिन हो गया, है ना। तो ये सारे मिनरल्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो हमारी बॉडी में एसेंशियल्स हैं। इनमें से किसी भी चीज की अगर कमी हो जाती है तो हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर विटामिन डी कम हो गया तो हम लोगों को बोन्स में दर्द होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर विटामिन ए कम हो गया तो हम लोग आंखों को बार बार झपकने लगते हैं, हमको देखने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे किसी भी तरीके के टेस्ट होते हैं, अगर कोई भी टेस्ट अगर होता है तो आप सब जानते हैं कि कोई भी आपको ब्लड कोई भी बॉडी में आपको टेस्ट कराना होता है तो ब्लड टेस्ट सबसे मेन टेस्ट होता है, क्योंकि ब्लड में ही ये सारी चीजें होती हैं। तो ब्लड में अगर जब टेस्ट होता है तो ब्लड में पता चल जाता है कि ये विटामिन इतना होना चाहिए लेकिन बॉडी में इतना मिला, इतना बॉडी में था। तो वो पता चल जाता है कि कौन सी चीज हमारी बॉडी में कम हो रही है और कौन सी चीज हमारी बॉडी में प्रॉपर
वैल्यू में है। तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, वो है ब्लड। ठीक। हालांकि आप लोगों को शायद मुझे लगता है पता नहीं होगा कि जो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें तीन तरीके के फ्लूइड होते हैं। मतलब हमारी अगर बॉडी है तो हम अपनी बॉडी की अगर बात करें तो उसमें जो सर्कुलेशन होता है किसी भी चीज का सर्कुलेशन, तो वो तीन तरीके के लिक्विड्स होते हैं हमारी बॉडी में। ब्लड सब जानते हैं, ठीक है, कि ब्लड फ्लो करता है। वाटर सब जानते हैं कि वाटर एसेंशियल है, बॉडी का 70% वाटर ही है। ठीक है। वो तीसरी चीज शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, उसको बोलते हैं बेटा लिम्फ। LYMPH, लिम्फ। तो लिम्फ जो है, लिम्फ हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है। तो खैर, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम ब्लड। ढंग से कर दो दोबारा। पहली अब हेडिंग डालेंगे ब्लड। तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। हेडिंग डालिएगा ब्लड। इसमें नोट करें, ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी। और कोई भी बच्चा ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करे कि कोई बात नहीं, नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स लर्न करोगे। आपने पढ़ा तमीज से, हमने अभी कल ही पढ़ाया था, आपको याद है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मेरे को रिप्लाई भी करके भेजा अभी चैट बॉक्स में कि इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज ढंग से पढ़ी है, आपके नोट्स में लिखी हुई है। बुक उठाकर देखोगे तो सर में दर्द हो जाएगा जब एग्जाम के टाइम में बुक उठाकर देखोगे। तो नोट्स जरूर बनाइए अपने। ठीक है। तो इसलिए जो भी मैं नोट करवा रहा हूँ वो प्लीज नोट जरूर करें आप लोग। ब्लड में सबसे पहले लिखेंगे, ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी। ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड which circulates in our body. Blood is a red colored liquid which circulates in our body. First point. Second लिखेंगे, blood is red because it contains a red pigment. Blood is red because it contains blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin in its red cells. Red pigment called hemoglobin। क्या कह रहे हो? रेड कलर चेंज नहीं हो जाता, रेड कलर कम हो जाता है। रेड कलर कम हो जाता है। इनफैक्ट बताता हूँ अभी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा अभी। नहीं, ब्लड इज रेड। मुझे पता ही नहीं क्या कम हुआ था उनको, मुझे पता ही नहीं उनको क्या कम हुआ था। ब्लड चढ़ा था, बताता हूँ अभी क्या है। ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन इट्स रेड सेल्स। इन इट्स रेड सेल्स। बहुत अजीब सा एक बिहेवियर ब्लड का होता है बॉडी में, और हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी। आपने ये देखा होगा कि कुछ जो लोग हैं, कुछ लोगों का जो रंग है वो बहुत गोरा होता है। कुछ लोग जो हैं उनका रंग थोड़ा मतलब डस्की होता है, मतलब थोड़ा सा गोरा से थोड़ा कम हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रंग काफी जो है वो दबा हुआ होता है, जिनको हम बोल देते हैं कि ये तो काला है। ठीक है। तो कई ब्लड का बड़ा अजीब तरीके का बिहेवियर होता है कि जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन एक वो वाला पिगमेंट है जो रेड कलर है, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, मतलब ये एक कलर है। हीमोग्लोबिन जो है वो, उसका जो कलर है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है कि ये इतनी वैल्यू से इतनी वैल्यू के बीच में होता है। हीमोग्लोबिन की वैल्यू अगर कम या ज्यादा होने लगती है ना बॉडी में, अगर वो फ्लक्चुएट करने लगती है, तो इंसान का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो उसका कलर है,
वो तक चेंज हो जाता है। ब्लड की अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो उस डिजीज को हम बोलते हैं एनीमिया, ANAEMIA, एनीमिया बोलते हैं उसको। और जिसकी बॉडी में, आप ये गूगल कर सकते हैं, जिसकी बॉडी में ब्लड की काफी कमी हो जाती है उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा हो जाता है, एकदम व्हाइट जैसा लगने लगता है उसका रंग। ठीक है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो कोई लड़का है कोई लड़की है उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा है, वो अचानक से सांवला होने लगता है, अचानक से वो काला होने लगता है। तो और जबकि वो धूप में भी नहीं निकल रहा है बहुत ज्यादा, कि उसकी स्किन का कलर धूप की वजह से थोड़ा सा डार्क हो गया हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जनरली आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो ये तो नेचुरल होता है, बॉडी का जो कलर होता है, स्किन का जो कलर होता है वो नेचुरल होता है, कि भाई कोई काले रंग का है, कोई सांवले रंग का है, तो कोई गोरे रंग का है, तो ये तो नेचुरल कलर होता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की कॉम्पोजिशन अगर बिगड़ जाती है तो स्किन का जो कलर है, सबसे पहले स्किन के कलर पर असर देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, और उस के डॉक्टर भी जब चेक करता है ना, तो डॉक्टर भी सबसे पहले आंखें चेक करेगा, ऐसे खींचकर स्किन देखता है, तो वो आंखों के ऊपर की और आंखों के नीचे की स्किन देखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है या हीमोग्लोबिन का कॉम्पोजिशन बिगड़ने लगता है तो उनको डार्क सर्कल्स पड़ने लगते हैं आंखों के नीचे। तो जब भी कभी कलर चेंज होता है तो वो सबसे पहला इंडिकेशन ये होता है कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने लगते हैं। ठीक है। तो वो जो चीज होती है, उस चीज में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का कॉम्पोजिशन, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। और हीमोग्लोबिन की कमी से आदमी मर तक सकता है, मर भी जाता है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाती है। और ऑक्सीजन के बिना हम 1 या 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। 2 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 1 ही मिनट बस। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और थोड़ा थोड़ा आप रिकॉल करेंगे 9th क्लास से भी, जो आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अभी बताता हूँ क्या है इस लाइन का मतलब। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स या 4 कंपोनेंट्स। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? फर्स्ट है प्लाज्मा। फर्स्ट है प्लाज्मा। सेकंड है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या आरबीसीज भी बोल देते हैं। थर्ड है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और इनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं। बॉडी में कोई भी कमी होती है, फॉर एग्जांपल हमें किसी तरीके की कोई बीमारी हो गई या हमको कोई चोट लग गई, तो उस बीमारी से फाइट करने के काम आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। उस बीमारी से रिकवर करने के, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी को डेंगू हो गया या किसी को चिकनगुनिया हो गया, तो कहते हैं ना कि भाई उसकी बॉडी की ना प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। वो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को ही व्हाइट ब्लड प्लेटलेट्स भी बोल देते हैं, कि वो चीज कम हो गई है। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। तो थोड़ा ढंग से खाओ पियो, थोड़ा एक्सरसाइज करो,
वो सब कुछ ठीक भी हो सकता है। ठीक है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये फोर्थ जो है, फोर्थ में मैं वही चीज मेंशन कर रहा हूँ बेटा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स मेंटेन रहती हैं अगर हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये सारे के सारे, इनका कॉम्पोजिशन सबका ठीक रहता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि वैल्यू इसकी 10 से 15 के बीच में होती है मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम, अगर इतना मिलीलीटर बॉडी में होना चाहिए और अगर वो उससे कम हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी में किसी भी तरीके की कोई बीमारी लग सकती है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो सकती है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब मैं एक एक करके, मुझे इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा। फर्स्ट हेडिंग है प्लाज्मा। इसमें नोट करें, द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट और the liquid part or fluid part of blood the liquid part or fluid part of blood is called plasma. Plasma contains substances such as proteins, substances such as proteins, comma, digested food, common salt, digested food, comma, common salt, common salt, comma, waste products like carbon dioxide and urea, waste products ब्रैकेट में लिख रहा हूं, like carbon dioxide and urea, and hormones, and hormones. ये वाले पॉइंट पर स्टार मार्क करिए। पढ़ना कुछ इस तरीके से है कि कोई भी टॉपिक हम कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, तो आपसे प्लाज्मा के बारे में ही पूछ लिया गया है एमसीक्यू में, या इस पर मैंने स्टार मार्क करा है क्यों, कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज खाई, कुछ भी हमने खाया, फॉर एग्जाम्पल हमने बिस्किट खाया, ठीक है, या ब्रेड हमने खाई, तो वो खाने पर हम ये कहेंगे कि हर एक चीज जो हम खाते हैं उसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़े से मिनरल्स होते हैं, थोड़े से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी चीजें हैं, कुछ शुगर होता है, कुछ फैट होता है। तो जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वो जो सारी चीजें बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। मैंने ब्रेड खाया तो ब्रेड में ये जो सारी चीजें थी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सब कुछ, तो ये सब हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व होने के बाद में ये कहाँ जाकर मिक्स होते हैं? ये प्लाज्मा में ही मिक्स होते हैं। प्लाज्मा किसका एक पार्ट है? प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक पार्ट है। ब्लड के चार पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो चीजें मैंने आपको बताया कि जो सारी चीजें जाती हैं, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो ब्लड में जाते हैं। तो ब्लड के भी चार हिस्से हैं, तो ब्लड के कौन से हिस्से में जाते हैं? ब्लड के इस हिस्से में जाते हैं, प्लाज्मा में, है ना। प्लाज्मा में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं? प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, एंड हॉर्मोन्स।
क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है विच इज नॉट कंटेन्ड इन प्लाज्मा, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो प्लाज्मा में नहीं होता। आपको मान लीजिए एक ऑप्शन दे रखा है CO2 एंड यूरिया, एक ऑप्शन दे रखा है हॉर्मोन्स, एक ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन्स और एक ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन होगा प्लाज्मा में? हम ये कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो MCQ इस तरह से बनेंगे, इसलिए चैप्टर की डिटेल्ड नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था प्लाज्मा का। उसके बाद थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, ये रेड ब्लड सेल्स, मैं इसको शॉर्ट में RBC लिख रहा हूं, RBCs। क्या हेडिंग नहीं है, इसका थर्ड पॉइंट है। हेडिंग है प्लाज्मा, प्लाज्मा में मैं लिख रहा हूँ कि प्लाज्मा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। RBCs, WBCs and platelets। RBCs, WBCs and platelets are immersed in this liquid called plasma, are immersed in this liquid called plasma। RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, ये सारी ये जो चीजें हैं, मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये भी सारे के सारे इस लिक्विड यानी कि प्लाज्मा के अंदर ही घुले हुए होते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे बेटा रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा में इतना। अगली हेडिंग डालेंगे रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एक ही बात है। तो लिखेंगे RBCs आर रेड इन कलर, फर्स्ट पॉइंट। RBCs are red in color due to the presence of a red pigment called hemoglobin, due to the presence of a red pigment called hemoglobin। Next point, RBCs carry oxygen from RBCs carry oxygen from the lungs to all the cells of the body, from the lungs to all the cells of the body। सेकंड पॉइंट ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, RBCs are circular in shape, full stop। They do not have a nucleus। भाई जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस तो होता है ना, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आगे चलें।
about 3 million RBCs इस पर स्टार मार्क कर लेना। about 3 million RBCs, about 3 million RBCs of the human blood die every day. About 3 million RBCs of the human blood die every day, but about 4 times, ब्रैकेट में लिखें, that is 12 million, are made in the bone marrow every day. Are made in the bone marrow every day. Made in the bone marrow every day. ये सारे पॉइंट्स नोट करें, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। Are made in the bone marrow every day. नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख रहा हूं उसका। So when we donate blood to save the life of a person, when we donate blood to save the life of a person, so when we donate blood to save the life of a person, comma, then the loss of blood from our body and the loss of blood from our body, loss of blood from our body can be made up very quickly, can be made up very quickly can be made up very quickly within a day. Within a day. अब इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल क्यों कहा जाता है? उसका रीजन यही है कि इसका ना कलर जो है वो रेड होता है। पहली चीज तो ये, इसका कलर रेड होता है। अब रेड कलर होता है तो क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसीज आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से आरबीसीज का कलर जो है वो रेड होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। सेकंड पॉइंट, आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये आरबीसी का मेन काम है, जो कि प्लाज्मा में नहीं था। प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें कैरी करता है, उसके अंदर डिसॉल्व रहती हैं, लेकिन आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है। लंग्स से बॉडी के सारे पार्ट्स में जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काम आरबीसी करता है। अगला पॉइंट,
आरबीसीज आर सर्कुलर इन शेप, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। आरबीसीज की जो शेप है वो सर्कुलर होती है, गोल होती है, ठीक है, एंड देन डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन ये आरबीसी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अबाउट 3 मिलियन आरबीसीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी डाई एवरी डे, बट अबाउट 4 टाइम्स दैट इज 12 मिलियन आर मेड इन द बोन मैरो एवरी डे। बोन मैरो क्या होती है? हमें लगता है कि बोन तो सिर्फ हड्डी है ना, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बोन के अंदर मैरो होता है, और वो जो मैरो होता है, मैरो के अंदर जो ये जो आपके आरबीसीज हैं डेवलप होते हैं। तो बोन मैरो के अंदर मतलब जो हमारी बॉडी के 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डेली डाई आउट हो जाते हैं, डेली मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके 4 टाइम्स यानी कि 12 मिलियन जो है वो डेली पैदा भी होते हैं, वो डेली बनते भी हैं इनसाइड अवर बोन मैरो। तो इसीलिए आपने सुना होगा जो अलग अलग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उनकी टीम होती है, वो बोलते भी हैं कि अगर कई लोगों को ये लगता है कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो कहीं मुझे ही ना चक्कर आ जाए, कहीं मैं ही ना गिर जाऊं, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। वो ये बताया जाता है कि क्योंकि 3 मिलियन तो डेली रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है, लेकिन 12 मिलियंस डेली बनते भी हैं। तो विद इन अ डे इटसेल्फ, एक दिन के अंदर अंदर ही जो भी ब्लड लॉस हुआ है उसकी रिकवरी भी हो जाती है, क्योंकि 4 टाइम तो पैदा हो रहे हैं, है ना, और 3 मिलियन मर रहे हैं और 12 मिलियन पैदा हो रहे हैं, तो इस वजह से उसकी रिकवरी विद इन अ डे 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाती है, किसी तरीके की कोई वीकनेस नहीं होती। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, then the loss of blood from our body can be made up very quickly within a day, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सिर्फ इसकी हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। व्हाइट ब्लड सेल्स करेंगे, फिर आगे प्लेटलेट्स करेंगे। दूसरा आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, दोनों कंबाइंड इस टाइम पढ़ रहे हैं, बैच ए और बैच बी दोनों के बच्चे हैं। तो आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कल का मैं ऑफ रखूंगा, मैंने इसीलिए आज क्लास ली है। कल का आप लोगों का ऑफ रहेगा, आपकी नेक्स्ट क्लास अपने जो यूजुअल टाइमिंग्स है, या तो 3:30 बजे या फिर 8 बजे, वो मैं उस टाइम पर आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगा, नेक्स्ट ट्यूसडे को। तो कल का ऑफ रहेगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम ट्यूसडे को करेंगे, Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए जी, ओके, ओके।